वेलकम यू ऑल। सो अभी हम क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में? हमने कंपनी लॉ स्टार्ट किया था और कंपनी लॉ के अंदर हमने फर्स्ट क्लास में क्या जाना कि लॉ क्या होता है और लॉ बनता कैसे है। तो हम लेंगे क्विक रिवीजन, उसके बाद हम कंपनी लॉ को स्टार्ट लेंगे। तो हमने बताया था आप लोगों को लॉ क्या होता है, एक पॉलिसीज है, एक एथिक्स है, जिसके दायरे में रहकर हम बिजनेस को करते हैं या फिर कोई भी चीज़ जिसके कारण कोई एक्सप्लॉइट ना हो। तो हमने बताया कि लॉ बनता कैसे है। तो हमने बताया कि हमने जाना कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। उन दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी लेकर हम प्रेसिडेंट से जब सिग्नेचर कराते हैं तो वो जो ड्राफ्ट होता है वो कानून बन जाता है, और उस जिस ईयर में प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं वहां पे वो ईयर वो एक्ट बन जाता है। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013। देन हमने जानने की कोशिश की कि हम कैसे जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ड्राफ्ट जो लॉ होता है उसके अंदर होता क्या है। तो उसमें क्या होता है कि प्रोविजंस होते हैं, सेक्शन होता है, फिर सब सेक्शंस होते हैं और क्लॉज होते हैं, सब क्लॉजेज होते हैं। उन जो प्रोविजंस होती हैं उनका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है एंड ऑल। ये बात सारी की सारी बातें हमने जानी। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ को। कंपनी लॉ के अंदर बच्चों पहली बात तो समझिए कि कंपनी लॉ या कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी लॉ 2013 के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी होती क्या है, कहते किसे हैं कंपनी। ये जो कानून है कंपनी लॉ, ये टोटल किसके बारे में है? कंपनी के बारे में है। ठीक है, तो कंपनी मैं एक सीधा सा बताने से पहले, लॉ पे जाने से पहले आपको मैनेजमेंट की एक बात बताने की कोशिश करूंगा कि हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आम आदमी को समझाना हो कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जब ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्टिवली किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए इकट्ठा होते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कोई भी एक क्रिकेट टीम है, उनका गोल क्या है? सब इकट्ठा हुए किस गोल के लिए? किस गोल को अचीव करने के लिए कि मुझे मैच जीतना है। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब हम उस पर कोई चीज अप्लाई करते हैं, कोई कानून अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारा लॉ बन जाता है, लॉ होता है। बिकॉज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे, भाई गोल तो बहुत सारे होते हैं ना, कुछ लोग किसी और बुरे मकसद के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, बट एक कानून के दायरे में रह के जब ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो वो क्या हो जाता है? वो पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी लॉ या दुनिया भर के जितने एक्ट होते हैं। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं? कंपनीज के बारे में, कि जहां पे कुछ लोग इकट्ठा होंगे, कंपनी खोलेंगे। हमने बहुत आपने बात सुनी होगी कि उसने कंपनी खोली, वो कंपनी ये प्रॉफिट कमा रही है, फलाना ढिमका। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी होती क्या है और कंपनी बनती क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कंपनी के डेफिनेशन के बारे में। तो कंपनी को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन को, यानी कि कंपनी लॉ ने डिफाइन क्या किया है उसके हिसाब से कंपनी क्या होगी। अगर हम आम आदमी की भाषा में कहें तो कंपनी क्या हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, वो किसी कॉमन गोल के लिए हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। बट मैंने क्या कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको गवर्न कौन कर रहा है? कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ कहता क्या है उसके हिसाब से कंपनी क्या है। हम दूसरे की बात नहीं समझेंगे, हम लॉ की बात समझेंगे। हम लॉ जो कहेगा उसको मानेंगे, दूसरा कोई कहता है उसकी बात हम नहीं मानेंगे। लॉ क्या कहता है, किसे कंपनी कहते हैं, आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, देखो यहां पर हम बात करेंगे बेटा, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं आपका कंपनीज एक्ट 2013 की। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या रहा है हमसे, यहां ध्यान देंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। उसके अंदर सेक्शन 2, ये बात हमने आपको समझाई थी बच्चों। सेक्शन 2 किसे कहते हैं आप लोग को पूरा बताया था, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड ये करके। तो कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू, जब आप आंसर लिखोगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 क्या कहता है? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ध्यान देंगे, दो वर्ड यहां पे है, एक है इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा है अंडर दिस एक्ट। तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताई, फिर हमने लॉ को लेकर आए हम।
तो कह रहे कि वो इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेट मीन्स बनाई जाएगी, इनकॉर्पोरेट हुई, यानी कि मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूं कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। कहते हैं कि अब इसको ऐसे पढ़ो कि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, उसकी जगह मैं बोलता हूं कंपनी रजिस्टर्ड, कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया गया, कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया अंडर दिस एक्ट। तो अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या हो गया, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक बात। तो कहने का मतलब कि कंपनी का डेफिनेशन हम समझ कह रहे कि कंपनी किसे कहेंगे, कंपनी कहते हैं कि कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुई हो, कहां रजिस्टर्ड हुई हो, अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और या कहते हैं कि और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये ध्यान देना, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब, अच्छा यहां पे मैं आपको बात बता दूं, कंपनीज एक्ट कई बार चेंज हुई, लेकिन आजादी के बाद जो हम कंपनीज एक्ट यूज करते थे वो यूज करते थे बच्चों कंपनीज एक्ट 1956। यानी कि जो कंपनीज एक्ट पहले चला करती थी वो कब राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किया था, 1956 से। तो वो जो पुराना एक्ट था वो कंपनीज एक्ट 1956 था। ठीक, फिर 2013 में इस वाले कंपनीज एक्ट को खत्म करके एक नया कंपनी लॉ बनाया गया जिसको बोला जाता है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक बात। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं, रिलायंस कोई भी कंपनी है, तो रिलायंस कब बनी, रिलायंस कब की है, क्या वो 2013 के बाद की है या 2013 के पहले की है, तो 2013 के पहले की है। तो मैं ये कहूं, अच्छा ये लाइन ना लिखी होती रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस लॉ, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो क्या कहते, आप क्या सोचते कि किसको कंपनी बोलेंगे, जो इस लॉ में रजिस्टर्ड हो। इसका मतलब मैं कहता कि जो कंपनी रिलायंस है वो तो पहले के लॉ की है, इसका मतलब इसको कंपनी नहीं कहेंगे। इसीलिए लॉ मेकर ने क्या कहा कि कंपनी किसे कहेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ हो या उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ हो। यानी कि पहले वाला लॉ भले खत्म हो गया हो, आप उसको भी हम कंपनी कहेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि आप कंपनी किसे कहेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर हो गया, प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब कंपनीज एक्ट 1956। डन हो गई बात। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अच्छा एक वर्ड यहां से थोड़ा सा अलग करूंगा मैं, ध्यान दोगे आप लोग। कहते हैं कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स एन एग्जिस्टिंग कंपनी। यानी कि जो कंपनी हमारी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुई होगी उसको बोलेंगे हम लोग एग्जिस्टिंग कंपनी। कौन सी कंपनी बोलेंगे, एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब क्या, जो पहले से काम कर रही है बेटा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग एग्जिस्टिंग कंपनी। डन हो गई बात। तो सिंपल सा डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 में, और ये बात बताई थी कोई लॉ हो सारे डेफिनेशन किस में होते हैं, सेक्शन 2 के अंदर होते हैं। तो सिंपल सा कंपनीज किसे कहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 में। ठीक, और जो 1956 में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग कंपनी कहेंगे। ठीक, एक सिंपल सी बात। तो सर ये बात समझ में आ गई कि डेफिनेशन का मतलब कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 2013 का हो, कंपनी एक्ट में हो, या 2000 आपके 1956 वाले में हो, 1956 वाले में हो, उसके अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये हम आगे पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक, लेकिन क्या सर ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, ये क्या बताता है कि कंपनी किसे कहेंगे। सर रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे मैंने कहा कि
दीपक किसे कहेंगे, तो इनका यहां पर रजिस्ट्रेशन हो गया। तो क्या यही एक उनका क्राइटेरिया होगा? क्या इसी से हम जानेंगे कि कंपनी किसे कहेंगे? नहीं, हर किसी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक नेचर होता है जो कि बताता है कि आप क्या हो। उसी तरीके से कंपनी के इस डेफिनेशन ने बताया कि आप कंपनी तभी कहलाओगे जब आप कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 में आप रजिस्टर्ड हो। लेकिन उसके बाद आपके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए। अगर इसमें से कोई मिसिंग है तो दिक्कत है, अगर ये फीचर्स हैं तभी आप कंपनी कहलाओगे, यानी कि आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। चलो तो अब बात करेंगे बच्चों कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, कि मतलब ये बातें होंगी तभी कंपनी कहलाएगी। भले ही कंपनीज एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ये बातें होनी अनिवार्य है। देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले एक बात बहुत आप लोग अच्छे से समझना बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, एक तो एग्जाम में आप लिखोगे कि कंपनी के बारे में पूछेगा तो उसका डेफिनेशन लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, और ये सारे आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। बट बच्चों जब आपके पास ना दो चीजें हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, और अल्ट्रा वायर्स है, तो वहां भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मायने रखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे लॉ के अंदर एक समझो कि कंपनी का बेस है। मैं कहूं कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जैसे मैं कहूं कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप, मोबाइल फोन के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन मेन क्या है? बात कराना, फोन कॉलिंग करना, कॉल रिकॉर्डिंग करना, वीडियो कॉलिंग करना। अगर मेन फीचर्स ही गायब हो तो फोन किस काम का? किसी काम का नहीं रह गया। तो सेम कहने का मतलब कि कंपनी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने ही चाहिए। ये आपका क्या हो जाता है? ये आपके लिए अनिवार्य हो जाता है बच्चों। ठीक, चलिए तो अब समझते हैं कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स याद करोगे, पहला क्या होगा कि वो कंपनी क्या होनी चाहिए? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कहते हैं कि जब आपका ये जब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई तो वो क्या होनी चाहिए? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? ध्यान से देखोगे, या तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन का मतलब आप कौन सा एक्ट? एक तो आपका क्या हो गया 2013 वाला या 1956 वाला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। यानी कि बेटा सिंपल सा यार, एक लाइन में आप समझो कि वो रजिस्टर्ड पर्सन हो। जैसे आप अपने कॉलेज के क्या हो? रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, तो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन होने चाहिए। अब कहते हैं कि रजिस्टर्ड कैसे हो गए? या तो कंपनीज एक्ट के थ्रू हो गए, या लेजिस्लेचर के स्पेशल लॉ के द्वारा बनाए गए हो, कोई एक्ट पार करके कराए गए हो। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट। तो कहते कंपनी कौन हो गया भैया? कहते हैं कि वो रजिस्टर्ड पर्सन हो, रजिस्टर्ड एसोसिएशन, रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन हो। ठीक, तो रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है? कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कैसे हो सकती है? या तो कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 में हो, या फिर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जिसको जरूरत पड़े, या फिर वो लेजिस्लेचर के द्वारा स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई हो कंपनी। बहुत सारी कंपनीज बनाई जाती हैं जो पार्लियामेंट के में स्पेशल एक्ट लाके उस कंपनीज को बनाई जाती है बेटा। ठीक, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दोगे आप लोग। कहते हैं इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है। कंपनी में और क्या होना चाहिए? और क्या हो जाती है? जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो क्या बन जाती है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या हम लोग भी रजिस्टर्ड होते हैं? हमें कैसे जाना जाता है? हमारे आगे टाइटल लग जाता है,
कि शर्मा जी हैं, शुक्ला जी हैं, ये यादव जी हैं, मतलब जो भी टाइटल है, हम रजिस्टर्ड हैं कि भैया हमारा एक नाम है, हमारी एक फैमिली है, हमारा एक एड्रेस है, आधार कार्ड बना हुआ है, तो हमें जाना जा रहा है। ठीक, तो हमारे साथ क्या है कि हम बोल ले रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर ले रहे हैं, क्रोध दिखा दे रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं। अब एक कंपनी, अच्छा इस बात को बताने से पहले एक बात बताओ, आप लोग सोच के बताओ, क्या आप किसी शॉप पे जब सिम को खरीदने जाते हो, सिम या मोबाइल खरीदने जाते हो, क्या आप अंबानी खरीदने जाते हो या जियो खरीदने जाते हो? आप जियो खरीदने जाते हो, ठीक बात। तो क्यों जियो खरीदने जाते हो जबकि आपको पता है कि जियो किसकी है? अंबानी की है। तो क्यों आप जियो खरीदने जाते हो? रीजन बिहाइंड कि जो जियो कंपनी है उसको कंपनीज एक्ट में जैसे रजिस्टर्ड किया गया, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है। वो कौन सा पर्सन बन गया? रजिस्टर्ड पर्सन बन गया। जब रजिस्टर्ड पर्सन बन गया तो इसका मतलब अंबानी अलग पर्सन और जियो अलग पर्सन। क्या हो गया? अंबानी क्या हो गया? अलग पर्सन, और जियो क्या हो गया? अलग पर्सन हो गए। दोनों अलग अलग पर्सन हो गए साहब, क्लियर है? बस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो गया? अंबानी जी वो कौन से पर्सन कहलाएंगे? नेचुरल पर्सन कहलाएंगे। अब नेचुरल पर्सन का मतलब साहब उनके अंदर इमोशंस हैं, उनके अंदर बात कर सकते, खा सकते, घूम सकते, जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो काम वो कर सकते। जियो भी पर्सन है, लेकिन ये कौन सा वाला पर्सन है? रजिस्ट्रेशन हुआ इसका, इसको बोला गया कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, पर्सन है, तो ये पर्सन है, लेकिन कैसा वाला पर्सन हो गया? ये आर्टिफिशियल हो गया। कौन सा वाला? आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या साहब? ये नेचुरल पर्सन नहीं हो सकता, ये इंसानों की तरह खाना नहीं खा सकता, इमोशंस नहीं है इसके अंदर। बट जब कोई कंपनी के ऊपर सू करना हो, हमें मान लो कि हमने मोबाइल लिया जियो का, अब कोई इसमें प्रॉब्लम आ गई तो मैं अंबानी जी पे थोड़ी सू करूंगा। सू का मतलब केस नहीं करूंगा, मैं किसके ऊपर केस करूंगा? मैं जियो पे करूंगा, क्योंकि जो बिल बना होगा वो किसके नाम का बना होगा? जियो के नाम का बना होगा। जियो कंपनी जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से बना होगा, ठीक बात। तो कहते हैं कि वो जो पर्सन बना उसको आर्टिफिशियल हम इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने नाम से सिग्नेचर करता है, पहली बात। अब सिग्नेचर करने का मतलब क्या होगा? जब आप इनवॉइस लेते होगा तो जियो इन्फोकॉम उस पर स्टैंप लगा है, ठीक बात। आप यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जो मार्कशीट मिल रही है, कोई भी काम कर रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी का टप्पा लगा है साहब, उसका मोहर लगा, उसके नाम से आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन की तरह काम नहीं करेगा, बट वो सारे काम जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करना, सेल परचेज, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करेगा। ये मैं जो बात बता रहा हूं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ और आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है कि ये नेचुरल पर्सन, इसमें क्वेश्चन भी बनेगा आपको, ठीक है। कैन कंपनी बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया या एनीथिंग, ठीक है। ये नेचुरल पर्सन की तरह रिएक्ट पर्सन है बट नेचुरल पर्सन नहीं हो सकता, इस पे आंसर लिखना होगा आपको, ठीक। तो आप समझ में आ गया होगा आर्टिफिशियल पर्सन है, क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं हो सकता। ये वो सारे काम करेगा जो एक पर्सन करता है। कौन से वाले? किसी के साथ सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी के ऊपर केस करना, किसी अपने ऊपर, अगर इनके ऊपर केस हो वो केस किया जा सकता है बेटा। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन वाले सारे काम करेगा, ठीक है बच्चे। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन इसको कहते हैं। इसी में मैं आप लोग को थोड़ा मैं लेके जाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, 2-3 ही आपको आज मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वाली वीडियोस में अगले कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं एक केस लॉ के बारे में बताऊंगा, बहुत ही फेमस केस लॉ है, और ये बेटा आप लोग एग्जाम में अगर आपने कोट कर दिया तो बिलीव मी आप लोग बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लेकर आओगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आओगे अगर ये केस आपने कोट कर दिया। वो कौन सा केस है? चलिए देखते हैं हम लोग। उस केस का नाम है सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी। अच्छा, हम किस पे बात कर रहे हैं ये याद है आप लोग को? ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से वाले? अच्छा, ये वाले को हम बाद में बात करते हैं बेटा, इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। आपको मैं नेक्स्ट बार अभी थोड़ा सा और कुछ बता दूं, फिर मैं आपके पास आता हूं।
अच्छा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये क्लियर हो गया था आप लोगों को? ओके। अब आता है बेटा, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आपको समझ में आ गया होगा। सेपरेट एंटिटी, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन से ही इसका रिलेशन हो गया। सेपरेट एंटिटी आपके आर्टिफिशियल लीगल पर्सन से ही इसका रिलेशन हो गया। कैसे हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे ही कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बनी, वो क्या हो गई, वो सेपरेट एंटिटी बन गई बच्चों, उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अभी हमने किसका एग्जांपल लिया, अंबानी और जियो का एग्जांपल लिया। जियो जी की आर्टिफिशियल पर्सन बन गया, तो अंबानी और जियो दोनों क्या हो गए, दो सेपरेट पर्सनालिटी हो गए, दो सेपरेट क्या बोलते हैं, पर्सन्स हो गए। अब मुझे जो बात बतानी है बेटा, जो केस स्टडी आप लोगों को करानी है, उस पे ध्यान दोगे और इसी पे आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल आ जाता है। इसी पे बेटा बहुत सारी बातें आ जाती है। कौन सी वाली, सेपरेट एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी आया कहां से था, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के से। तो चलिए हम इसको समझेंगे। तो हम बात कर रहे बेटा कौन से केस स्टडीज की बात करने जा रहे थे, सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट किया मैंने। सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी। और ये कौन से वाले बच्चे, कौन से वाले कैरेक्टरिस्टिक से था, आप लोग बताओगे कौन से वाले कैरेक्टरिस्टिक से हमने इसको लिया था? ये लिया था सेपरेट एंटिटी से। यानी कि यहां क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स कहता क्या है कि कंपनी और ओनर दो सेपरेट पर्सन है। तो ये चीज आइडेंटिफाई कैसे हुई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई हुआ कैसे? देखो, जो हमारा लॉ होता है ना, उसमें एक सेक्शन होता है, कुछ चीजें कोर्ट के द्वारा समझ में आती है कि आखिर है क्या, बताना क्या चाहते हैं। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन कोर्ट देता है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ प्रोविजंस हैं, उसके बारे में कौन बताता है, वो कोर्ट बताती है, उसको क्लैरिफाई करती है। ठीक है, तो ये जो सेपरेट एंटिटी की बात है, ये सबसे पहले कहां से समझ में आया था? तो ये केस था बेटा सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन कंपनी का केस था, वहां से ये बात समझ में आई। क्या था उस केस के अंदर, एक मिस्टर सॉलोमन थे, मैं एस लिखूंगा, मिस्टर सॉलोमन, ये लेदर का बिजनेस करते थे। किस चीज का बिजनेस करते थे बेटा, लेदर का। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने लेदर के बिजनेस को, अपने लेदर बिजनेस को इन्होंने सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया, सैलोमन एंड कंपनी को। एक कंपनी बनाई सैलोमन कंपनी, सैलोमन एंड कंपनी को अपने लेदर बिजनेस को इन्होंने सेल कर दिया। अब इस सैलोमन एंड कंपनी के अंदर अब कौन कौन लोग थे, ध्यान से सुनोगे। सैलोमन कंपनी के अंदर एक तो सैलोमन खुद थे, जिनके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग थी। जिनके पास क्या था, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग थी। और उनकी वाइफ, उनके 4 बेटे और एक बेटी, मतलब पूरा फैमिली बिजनेस, फुल टू फैमिली बिजनेस। मतलब इन्होंने अपने बिजनेस को किसको बेचा, सैलोमन एंड कंपनी को। अब जो सैलोमन था वो 30,000 पाउंड के आसपास उनके पास उन्होंने शेयर इशू किए। और ये जो शेयर इशू किए, इसमें से मेजर शेयर किसके पास हो गए, सैलोमन के पास। और इन लोगों को एक एक शेयर दिया। एक एक शेयर दिया। ठीक है, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन बन गया, सैलोमन बन गया। सैलोमन एंड सैलोमन के पास सारे शेयर आ गए। और प्लस इन्होंने क्या किया, डिवेंचर इशू किया। ठीक है, डिवेंचर इशू किया। कोलैटरल, अपने कोलैटरल क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा, चार्जेस जब पढ़ाऊंगा तो आपको कोलैटरल के बारे में बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीरियस बच्चे हो, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो डिवेंचर भी इशू किया इन्होंने और डिवेंचर को इशू कर दिया। 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, होता क्या है, काला पेन इसलिए यूज किया कि काला समय आ गया। आफ्टर 1 ईयर ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई, खराब।
और कंपनी किसकी तरफ चली गई, वाइंड अप की तरफ। वाइंड अप की का मतलब क्या हो गया, कंपनी बंद। 1 साल तक बिजनेस चला और 1 साल तक के बाद बिजनेस खराब होने लगा, कंपनी बंदी की तरफ पहुंच गई, कंपनी वाइंड अप की तरफ पहुंच गई, कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। तो जब कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई तो भाई जैसे ही जानते हो लाइफ का सबसे दुख का समय क्या होता है, जब आप बुरे वक्त में होते हो तो जितने उधारी वाले होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास पहले आ जाते हैं। तो जो उधारी वाले लोग थे, उधारी वाले मीन्स कि आपके पास जो क्रेडिटर्स थे वो क्या हो गए, आपके पास गए, भैया मुझे पैसा दो। आप डिवेंचर से पहले पैसा दो। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिवेंचर को प्रेफरेंशियल होता है, और डिवेंचर क्या था, इशू करके लोगों ने अपने पास रखा हुआ था। ये गए क्रेडिटर्स और इन लोगों ने मना कर दिया, नहीं भाई हम पहले डिवेंचर्स को पैसा देंगे फिर आपको पैसा देंगे। तो क्रेडिटर्स जो कुछ होंगे, परचेज वर्सेस वाले होंगे, जो उधारी वाले होंगे, तो ये कोर्ट पहुंच गए भाई साहब। कोर्ट पहुंच के इन लोगों ने कहा सर देखिए सैलोमन ने कंपनी खड़ी करी और उस कंपनी के अंदर सारे शेयर इसके पास हैं और इसके बच्चों के पास और इसकी पत्नी के पास सारे शेयर्स हैं। तो ये कंपनी और सैलोमन क्या हो गए, एक ही पर्सन हो गए। तो हम लोगों को, मेरी डिमांड ये है, ये क्रेडिटर्स बोलते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि आप लोग क्या करिए, ये जो पेमेंट है ना क्रेडिटर्स की, हमारी पेमेंट डिवेंचर से पहले दीजिए। डिवेंचर से पहले चाहिए हमको भाई, आप ये पहले दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा सुनो भाई पहली बात तो सुनो, जाओ और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आओ, जाओ कंपनी लॉ पढ़ के आओ। वहां क्या लिखा हुआ है कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कंपनी क्या होनी चाहिए, सेपरेट एंटिटी है भाई। सेपरेट एंटिटी का वर्ड आया कहां से, जज साहब बोलते हैं कि जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हुई उसको एक नाम मिला, वो क्या हो गई, सैलोमन से एक नई कंपनी यानी अलग पर्सन हो गया। तो सैलोमन अलग व्यक्ति है और सैलोमन की कंपनी वो क्या है, अलग व्यक्ति है। बस अंतर इतना है कि सैलोमन नेचुरल पर्सन है और ये क्या है, आपका आर्टिफिशियल पर्सन। तो सैलोमन क्या है, एक नेचुरल पर्सन है, बिकॉज वो रजिस्टर्ड अलग हुआ। ये जज साहब का के कोर्ट है, इसलिए जो सैलोमन एंड कंपनी है सबसे पहले किसका पेमेंट करेगी, डिवेंचर का, और आपको पहले पेमेंट नहीं करेगी। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि कभी कभी हमारे पास लॉ या सेक्शन के थ्रू नहीं, कोई चीजें कोर्ट के केसेस द्वारा भी सॉल्व कराई जाती है। तो ये था बेटा तीसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेट एंटिटी। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि आपने रजिस्टर्ड देखा कि कंपनी रजिस्टर्ड तो हो जाएगी कंपनीज एक्ट में, बट ये बातें होनी चाहिए। पहला क्या था आपने देखा, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे होगी वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनेगा वो क्या हो जाएगा, उस सेपरेट एंटिटी हो जाएगा। ठीक, यहां तक देखा 3। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान दोगे, आप लोग अगर CS कर रहे होते बेटा तो बहुत अच्छे से एक एक केस स्टडीज कराई जाती। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कोई रहे कोई जाए, कंपनी वहीं रहेगी। यानी कि कंपनी का डायरेक्टर कोई रहे, कोई आए, कोई जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं मिले पड़ेगा। यानी परपेचुअल, यानी कि वो कंटिन्यूटी, वो इसके एग्जिस्टेंस में। एक केस था, एक प्लेन में पूरी कंपनी के डायरेक्टर्स जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स मर गए, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं बाबा, कंपनी चलती रहेगी, कोई आए कोई जाए, कंपनी हमेशा क्या रहेगी, चलती रहेगी। जैसे लॉन्ग लिव द किंग, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने ना, लॉन्ग लिव द किंग। तो ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए उसके अंदर, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। 5वां कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब उसका अपना एक सिग्नेचर होगा, जैसे हम सिग्नेचर करते हैं। तो कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी से करने जाएगी, कोई डील करने जाएगी, तो कैसे करेगी?
कुछ तो होना चाहिए ना, कैसे उसको माना जाएगा कि हाँ भैया ये इनके तरफ से, इस जियो कंपनी की तरफ से, जियो इन्फोकॉम की तरफ से। तो उनका एक कॉमन सील होता है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू मिलता है। जब मैं रजिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा आप लोग को तो और डिटेल में इसको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, कॉमन सील, मुहर। अब मैं सीधे कहूँ मुहर, ठीक है, उसकी मुहर होगी, और वो ऐसे नॉर्मल मुहर नहीं होती है, नॉर्मल मुहर कितनी नहीं होती है बच्चों, वो आपके पास क्या होगा, वो होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, एग्जैक्टली दिखाऊंगा क्या, मैं गूगल से कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। कॉमन सील को उसकी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी एंड ऑल। तो मैं ये यहां तक आपको बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आई तो आप लाइक करिए, और हम आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, देन हम लोग कंपनी लॉ को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि और आप लोग को डिस्क्रिप्टिव और अच्छे से जानना है लॉ के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे और डिटेल में जानना है, या फिर आप लोग ठीक है ऐसे ही जानना है तो हम ऐसे ही बताएंगे। ओके, थैंक यू।